जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही है भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, आज क्लास नंबर 3 रहने वाली है और मैंने आपको दोस्तों अब तक 2 क्लासें प्रोवाइड करा दी हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि भारत में यूरोपीय कौन से रास्ते से आए थे। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्थल मार्ग और अरब सागर से आने वाले जल मार्ग पर कब्जा कर लिया था, तब जाकर दोस्तों भारत को खोजने के लिए एक नए मार्ग और सेफ मार्ग की जरूरत पड़ी। और वास्को डी गामा और अन्य पुर्तगाली यात्री, जिसमें कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए, तब जाकर दोस्तों उन्होंने भारत की खोज के लिए एक सेफ मार्ग, जो कि अफ्रीका के तट से होता हुआ आता था, भारत के कालीकट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए, जो पुर्तगाली यहाँ से बिजनेस करके जाते हैं, बहुत सारा माल लेकर जाते हैं और इतना प्रॉफिट कमाते हैं कि 60 गुना प्रॉफिट होता है। तब जाकर और देशवासियों को यह देखकर चिंता होती है और वो भारत पहुंचने के लिए अपने प्रयास चालू कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुर्तगाल की बात करी जाए तो पुर्तगाली के बाद आते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करता हूं पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल के बाद आते हैं डच लोग। अब देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। वहीं भारत में स्थापना हुई है 1605 में। अब देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी, लंदन की कंपनी थी, उनकी स्थापना हुई थी 1599 1600 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा महारानी एलिजाबेथ भारत में 15 वर्षों के लिए उन्हें बिजनेस करने के उद्देश्य से भेजती हैं। प्राइवेट कंपनी थी, 30,000 कुछ रुपए की पाउंड की राशि लगाकर ये कंपनी आती है और 217 दोस्तों इसमें भागीदार थे। हालांकि शुरू में ये 15 वर्ष के लिए बिजनेस करने के उद्देश्य से आई थी और इनका जो मेन मोटिव था दोस्तों, ये पहले सुमात्रा, जावा, यहां पर मसाले के बिजनेस के उद्देश्य से आए थे। उसके बाद में दोस्तों ये आते हैं भारत। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास रहने वाली है। सभी साथियों से गुजारिश है, जो दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। देखिए, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC, हालांकि इसका नाम शुरू में BEIC नहीं था दोस्तों, इसका नाम था शुरू में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। देखिए, नाम थोड़ा अटपटा है, आपको ध्यान रखना है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। कई सारी कंपनियां मिली हुई थी और इसकी जो स्थापना हुई है, अगर लंदन की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई है। लेकिन अगर मैं भारत की स्थापना की बात करता हूं दोस्तों, तो भारत में जो स्थापना हुई है 1608 ईस्वी में स्थापना हुई है। और 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत के अंदर एक फैक्ट्री लगाते हैं, ये एक टेम्परेरी फैक्ट्री, ठीक है। सूरत बोले तो गुजरात में पड़ता है, ये उत्तरी भारत में पड़ता है, वहां एक टेम्परेरी फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं ये मसूलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी फैक्ट्री थी 1611 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पड़ता है। और उसके बाद में दोस्तों ये पहली स्थायी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं 1613 ईस्वी में, गुजरात में पहली स्थायी फैक्ट्री का। अब ये देखिए, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हर जगह ये अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। लेकिन पहली जो फैक्ट्री बनाई जाती थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितने जो हमारे टापू पर बने हुए स्थान थे, जो समुद्र के किनारे स्थान थे, वहीं बनाई जाती थी, जिससे आवागमन और बिजनेस करने में कोई परेशानी दोस्तों ना हो, ठीक है। एक बालासोर उड़ीसा में भी ये फैक्ट्री बनाते हैं, जो कि पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री है, ठीक है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भारत के अंदर कौन शासन कर रहा था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं 1608 ईस्वी में इंडिया के अंदर इसकी स्थापना हुई है, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर इसकी स्थापना हुई है। वहीं अगर मैं भारत में अगर बात करता हूं, देखिए 1605 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर शासन करते हैं और अकबर की जो है 1605 ईस्वी में दोस्तों मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम भारत के शासक अकबर थे। और अगर मैं लंदन की बात करता हूं, ब्रिटेन की बात करता हूं, तो वहां का शासक था जेम्स प्रथम दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसके बाद में
अकबर के बाद में आता है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करते हैं। जहांगीर देखिए 1605 से, जहांगीर की अगर मैं बात करता हूं तो 1605 से 1627 ईस्वी में शासन करते हैं। और जो यहां से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी किसके दरबार में कौन कौन आया था। एक आपने नाम सुना होगा राल्फ फिंच और जॉन मिल्डेनहाल। अगर मैं राल्फ फिंच की बात करता हूं दोस्तों, तो राल्फ फिंच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। राल्फ फिंच जो कि अकबर के दरबार में आया था 1583 ईस्वी में। दूसरा यात्री था दोस्तों जॉन मिल्डेनहाल जो कि 1599 ईस्वी में आया था भारत जलीय मार्ग से, ठीक है, स्थलीय मार्ग से, सॉरी। देखिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो मेंडेलहान आया था 1599 ईस्वी में और रोल्फ फिंच आया था 1583 ईस्वी में। ये दोनों अकबर के दरबार में आने वाले यात्री थे। यात्री भी पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था जो कि ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश यात्री था और किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, इनका कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि रोल्फ फिंच जो आया 1583 में आया, जॉन मिल्डेनहाल जो आया वो 1599 ईस्वी में दोस्तों आया है, ठीक है। उसके बाद में जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, ये जहाज की सहायता से दोस्तों आते हैं। विलियम हॉकिंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था जो कि जहांगीर के शासनकाल में आता है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो बहुत तेज और तर्राट लोग थे, ये अंग्रेज थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये लोग विज्ञान में हमसे आगे थे। आप देखिए इन्होंने विज्ञान के साथ साथ में हमारी जो उस टाइम की भाषा थी उस भाषा को सीख कर आते हैं ये। देखिए अगर मैं बात करता हूं विलियम हॉकिंस की दोस्तों, तो विलियम हॉकिंस फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। भाई देखिए अंग्रेज हैं ये, अंग्रेज होने के साथ में अंग्रेजों ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो इनकी मतलब हमारे हिंदुस्तान की भाषा बोलता हो। भाई मुगलों की जो भाषा थी तुर्की और फारसी थी, जो इनकी भाषा को समझता हो। आप समझ लीजिए अगर हम इंडिया से हैं, अमेरिका से कोई व्यक्ति आकर हिंदी बोलने लगे तो हम उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। लंदन से आके कोई हमसे हिंदी में बात करे तो हम उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऑस्ट्रेलिया से कोई आकर हमसे हिंदी में बात करे तो हम उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो अपना प्रभाव जमाने के लिए दोस्तों इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति भेजा जो कि तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हालांकि इसने तुर्की और फारसी भाषा कहीं से ना कहीं से सीखी होगी, ठीक है। तो दोस्तों विलियम हॉकिंस आता है भारत में जहांगीर के शासनकाल में, तुर्की और फारसी भाषा के ज्ञाता था। और जहांगीर से ये मिलता है आगरा में 3 साल बाद। आने के 3 साल बाद ये जहांगीर से आगरा में मिलता है और जहांगीर दोस्तों इसे खुश होकर 400 का मनसब देता है और इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। और इंग्लिश खान की उपाधि देने के साथ साथ में ये जहांगीर से एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेता है गुजरात में, सूरत में। हालांकि उस टाइम दोस्तों हमारे भारत में पुर्तगाली थे और अन्य कुछ विरोधी लोग थे, जिससे इसे दोस्तों उस टाइम अनुमति लेने में परेशानी पड़ती है और अनुमति नहीं मिल पाती है। हालांकि जहांगीर दे देता है अनुमति, लेकिन बाद में कुछ लोगों के कहने पर वो अनुमति रद्द कर दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब शाहजहां की अगर मैं बात करूं दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में आता है विलियम बफ्टर। विलियम बफ्टर शाहजहां की बेटी जहान आरा का इलाज करता है। जब यह इसकी बड़ी बेटी का इलाज करता है तो शाहजहां भी इससे खुश होकर अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल की बात आती है। देखिए औरंगजेब के शासनकाल की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो औरंगजेब एक ऐसा आप जानते हैं क्रूर और कट्टर शासक था जो कि अंग्रेजों से भी जजिया कर लेता है। अंग्रेजों से भी वो 1.5% जजिया कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों 1 बाय 1 करके। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। शुरू में इनका जो मेन मोटिव था वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वहां से मसालों के व्यापार पर ये मोटिव उद्देश्य लेकर आए थे। उसके बाद में दोस्तों ये आते हैं भारत, ठीक है। देखिए अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये शुरू में इनकी जो यात्राएं होती हैं सुमात्रा, जावा और मलक्का के लिए होती हैं, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ कंपनियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। 1599 ईस्वी में
लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा बना करते हैं ये। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। देखिए ये जो कंपनी बनती है लंदन में 1599 ईस्वी में बनती है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनती है 1602 ईस्वी में, भारत में 1605 ईस्वी में बनती है। लेकिन इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी स्थापना करने में 1608 ईस्वी लग जाती है, ठीक है। देखिए इस कंपनी का जो नाम था शुरू में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर एक्ट जारी किया और 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देश बोले तो भारत, चीन, ठीक है, जावा, सुमात्रा, इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को भेजते हैं। प्राइवेट कंपनी है दोस्तों ये। इसमें जो भागीदार होते हैं शुरू में 217 भागीदार होते हैं। प्राइवेट कंपनी मतलब पूंजी लगाकर आई हुई है, इसलिए ये लोग इतने स्ट्रक होते हैं। हालांकि अगर आगे आने वाली जो कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक सरकारी कंपनी है और सरकारी लोग कहा जाता है कि अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वो दूसरे के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। अगर वो अपनी आज़ादी से काम करना चाहें तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो किसी दूसरे के कंट्रोल में होते हैं, वो दूसरे के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के अंदर दूसरे के ऑर्डर से पहले अपना खुद की स्वायत्ता भी होती है, क्योंकि उसमें खुद का पैसा लगा होता है, ठीक है। देखिए कंपनी के प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई, एक निदेशक और एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य होते हैं, एक डायरेक्टर और एक उपनिदेशक, 22 डायरेक्टर और 24 अन्य सदस्य होते हैं, जो बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए सोलह में क्या होता है, अभी अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाले द्वीप पहुंचे। इंडोनेशिया के मसाले द्वीप पहुंचते हैं अंग्रेज 1601 ईस्वी में। भारत में आने में बहुत टाइम लगता है इन्हें। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का जो प्रयास है वो 1608 ईस्वी में किया गया। सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई है उन्होंने, टेम्परेरी फैक्ट्री, सिर्फ एक काम चलाऊ फैक्ट्री बनाई है। देखिए कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर जहाज आता है, अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। हालांकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अंग्रेजों से पहले दोस्तों आ जाती है। 1605 ईस्वी में भारत में स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है। अब देखिए यहां भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी VEIC की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है, 1599 ईस्वी में हुई है। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करी जाए तो 1602 ईस्वी में स्थापना हुई है। तो स्थापना होने के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में है। लेकिन भारत में आने के मामले में दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान पहले है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1608 ईस्वी में आई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए जो सीक्वेंस है वो पहले पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर डच और तीसरे नंबर पर अंग्रेज ब्रिटिश का है, ठीक है। अब देखिए जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। जॉन हॉकिंस समुद्र के रास्ते आने वाला व्यक्ति था। हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश संसद जेम्स प्रथम का एक राजदूत है जो कि आता है हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में। यह जहांगीर के दरबार में आया और देखिए ये इतने चालाक लोग थे, इन्होंने तुर्की और फारसी बोलने वाले व्यक्ति को भेजा था जिससे अपना प्रभाव अच्छी तरीके से ये जमा सकें और जो इनका एक तरीके से मोटिव था, जो इनका मकसद था वो निकाल सकें। क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं अगर कोई विदेश से बहुत दूर से समुद्र पार से व्यक्ति आया हुआ है और वो आपकी लैंग्वेज में बात करता है तो समझ लीजिए उसका जो प्रभाव है वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल का उससे जुड़ाव होता है, हमारा अटैचमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि दूसरी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते हैं और अगर समझने वाला होता भी है तो ट्रांसलेटर की मदद से समझते हैं और ट्रांसलेटर का इतना बड़ा दोस्तों योगदान नहीं होता है जो हम लैंग्वेज का एक अलग पकड़ होती है, ठीक है। देखिए ये तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था और ये मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि भी दोस्तों इसे देता। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान करने की बात की। हालांकि जहांगीर इसे अनुमति दे देता है लेकिन पुर्तगालियों के और कुछ अन्य व्यापारियों के विरोध के कारण ये जो अनुमति है वो रद्द कर दी जाती है, ठीक है। और जहांगीर ने इसे प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश का मतलब व्यक्ति इंग्लिश है लेकिन बोलता तुर्की और फारसी है, तो इसलिए इसे नाम खान रख दिया। अब इसकी जो उपाधि है वो इंग्लिश खान रखी गई है, ठीक है दोस्तों।
अब 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन ने स्वाली जगह है एक, देखिए 1611 की अगर बात करी जाए तो 1611 में कैप्टन मिलिंटन ने स्वाली पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों के बेड़ों को हराता है ये, ठीक है। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित होता है, क्योंकि पुर्तगाली उस टाइम दोस्तों परेशान करने का काम कर रहे थे, और 1611 में बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया। आगे देखते हैं, 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना, देखिए 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे देता है जहांगीर। इससे पहले 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रखी थी, लेकिन पहली अस्थायी फैक्ट्री जो बनती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बनती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और प्रथम स्थायी फैक्ट्री जो बनती है दोस्तों वो बनती है 1613 में सूरत में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद में दोस्तों देखिए यहां बात करते हैं मसूलीपट्टनम कहां भाई, गोलकुंडा राज्य का एक बंदरगाह था, यहां से अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस और बैंटम भेजते थे। यहां अंग्रेजों का विरोध होने लगा, अंग्रेजों का यहां विरोध होता है क्योंकि स्थानीय लोग यहां विरोध करते हैं। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रिश्वत की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव में दूसरी कोठी खोलने का काम अंग्रेज दोस्तों करते हैं। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती से कुछ मील उत्तर दिशा में था, डच बस्ती से कुछ मील दूर है अरमा गांव। आगे देखिए 1632 में गोलकुंडा की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए गोलकुंडा कहा है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान जारी करता है। गोलकुंडा दक्षिण भारत में पड़ता है दोस्तों। 1632 में देखिए 1632 में जो गोलकुंडा का सुल्तान है अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी करता है और 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दे दी गई, ठीक है। 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार करने की जो अनुमति है वो मिल जाती है, और ये एक गोल्डन फरमान था अंग्रेजों के लिए। 1639 की अगर बात करूं जाए तो फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। फ्रांसिस डे, देखिए नाम याद रखना आपको। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। वहां एक किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का काम दोस्तों किया है। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित करने का काम हुगली में किया है, ठीक है। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। देखिए ये नाम बहुत फेमस है सर थॉमस रो का, जो कि जहांगीर के दरबार में दोस्तों आने का काम करता है। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी वेंजरीन केथरा के साथ होता है, और जो पुर्तगाली हैं वो बंबई को दहेज में देते हैं, चार्ल्स द्वितीय दोस्तों बाद में बंबई को अंग्रेजों को दे देता है, ठीक है। तो ये पुर्तगालियों की बहुत बड़ी भूल थी, उन्होंने दहेज में बंबई को दिया था, ठीक है। देखिए 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। 1661 में इंग्लैंड का जो राजा है सर चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी वेंजिन क्रेथना के साथ होता है और उन्हें बंबई मिलता है दहेज में, जिसे चार्ल्स द्वितीय बाद में दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। 1608 ईस्वी में देता है, 1668 ईस्वी में देता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए बंबई के अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो बंबई का जो गवर्नर है वो है गेराल्ड ओगियर। देखिए बंबई का गवर्नर है गेराल्ड ओगियर। 1669 से 1670 बंबई का वास्तविक संस्थापक था गेराल्ड ओगियर। बंबई का जो वास्तविक संस्थापक था वो था दोस्तों गेराल्ड ओगियर। 1669 से 1670 ईस्वी, ठीक है। ये बंबई का वास्तविक संस्थापक था। तो आप ध्यान रखना ये वाला फैक्ट कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था, गेराल्ड ओगियर था बंबई का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, हुगली, देखिए हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने स्थापित किए। कासिम बाजार में भी, पटना में भी और राजमहल में कारखाने स्थापित किए, जबकि इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया था। अब 1694 की बात कर लेते हैं। देखिए 1694 में क्या होता है दोस्तों,
1694 में देख लेते हैं। देखिए 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में दो अन्य कंपनियां स्थापित की गई। दो अन्य कंपनियां स्थापित की जाती हैं, जिनमें से एक कंपनी थी जनरल सोसाइटी और दूसरी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इन कंपनियों का दोस्तों बाद में विलय होता है और नया जो नाम पड़ता है वो ये है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 1688 में स्थापित न्यू कंपनी, 1698 में स्थापित जनरल सोसाइटी। देखिए 1688 में एक स्थापित है न्यू कंपनी और 1698 में स्थापित है जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का 1708 ईस्वी में विलय हो गया और तब जाकर एक नई कंपनी बनती है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी का जन्म होता है। ये कई कंपनियां मिलती हैं तब जाकर द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी का जन्म होता है। ठीक है, हालांकि इसका नाम अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में इसका नाम रखा जाता है। कंपनी का यह नाम 1833 कंपनी का जो यह नाम है वो 1833 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये वाला जो नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी 1833 ईस्वी तक रहा है। ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद में कंपनी का नाम बदल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनीज। ठीक है, अब बंगाल में क्या होता है? बंगाल में कुछ राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां बंगाल के अंदर होती हैं। ठीक है, देखिए बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को जो व्यापारिक छूट मिलती है वो 1651 में मिलती है। व्यापारिक छूट अंग्रेजों को मिलती है 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिलती है, जब ग्रेवियन बोटन ने, जो बंगाल के सूबेदार शाह सूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, शाह सूजा के साथ में दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया था। इसके द्वारा 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में, देखिए 3000 रुपए वार्षिक आप चुकाइए। 3000 रुपए वार्षिक चुकाने के बाद में आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिलेगी आपको। देखिए 3000 रुपए देने के बाद में, 3000 रुपए देने के बाद में कंपनी को क्या क्या मिलता है भाई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में आप मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड कर सकते हैं। आप फ्री ट्रेड करने की अनुमति आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक कर देना है। फ्री ट्रेड का मतलब है आपको आपको बिजनेस करने के लिए कोई टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 3000 रुपए आपको इसके लिए सिर्फ देने हैं एक बार। उसके बाद में देखिए 1656 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 1656 में क्या होता है? देखिए 1656 में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया। 1656 में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके अंतर्गत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति पुनः दी गई। कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 में एक फरमान जारी करवाया। शाइस्ता खां, देखिए कंपनी ने 1672 में शाइस्ता खां से एक फरमान जारी प्राप्त किया और जिसमें उसे कर अदा न करने की छूट प्रदान की गई। शाइस्ता खां 1672 में एक फरमान जारी करता है, कंपनी को बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अनुमति मिल गई। उसके बाद में दोस्तों औरंगजेब आता है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, कंपनी की स्थापना के समय, लंदन में स्थापना के समय अकबर था शासन। उसके बाद में जब इंडिया के अंदर स्थापना होती है तो जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में दोस्तों उसका बेटा आता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब क्या कंडीशन करता है कंपनी के साथ? औरंगजेब का नाम आपने सुना है, कट्टर था। कंपनी से वो जजिया कर तक लेता है। ठीक है, टैक्स तो लेता ही लेता है, जजिया कर भी लेता है। देखिए दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसमें आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग ना करे। हालांकि शुरू में ये तरस खाता है और बोलता है कि कोई टैक्स के लिए, चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग करने की आपको जरूरत नहीं है, उनके व्यापार में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करो। ठीक है, इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी, अंग्रेजों से आपको 2% चुंगी लेनी है, उसके साथ साथ में आपको 1.5% जजिया कर भी लेना है। तो ध्यान रखना है कि कंपनी से जजिया कर किसने लिया था? कंपनी से दोस्तों जजिया कर लेने का जो काम है वो औरंगजेब करता है। ठीक है भाई, तो आपको ये फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कंपनी से जजिया कर लेने का जो काम है वो औरंगजेब ने दोस्तों किया था। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया।
परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने के बाद उन्हें हुगली से भागना पड़ा। जाप चारनोक ने अगस्त 1690 में सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। देखिए जॉब चारनोक ने 1690 में सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी खोली। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने, बंगाल का सूबेदार था अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। 1698 ईस्वी में सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर, नाम याद रखना आपको, सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की जाती है 1698 ईस्वी में अजीम उस शान ने। ठीक है, अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की जाती है। किससे? अजीम उस शान से। अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में अजीम उस शान से सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकता 3 गांवों की जमींदारी प्रदान करते हैं अंग्रेज। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंदी व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में फोर्ट विलियम रखा गया है। ठीक है, सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 ईस्वी में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। ठीक है, पहले आप जानते हैं दोस्तों, भारत की जो राजधानी है दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता थी, और कलकत्ता से भारत की जो राजधानी चेंज हुई है वो 1911 ईस्वी में हुई है। ठीक है, देखिए 1700 ये जो है इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में रखा गया था। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है। ठीक है, ये दोस्तों फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में पड़ता है और ये भारत की दोस्तों राजधानी रहा है। ठीक है, 1974 देखिए 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी भी ये रहा है। नॉरिस मिशन, नॉरिस मिशन के बारे में देख लेते हैं। नॉरिस मिशन क्या है दोस्तों? देखिए नॉरिस मिशन के बारे में देखते हैं। नॉरिस मिशन क्या था? 1698, देखिए नॉरिस मिशन 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी स्थापित की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई 1698 ईस्वी में। ठीक है, एक कंपनी थी, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। सर नॉरिस ने औरंगजेब के दरबार में भी भेजा है। ठीक है, जॉन सरमन मिशन, देखिए जॉन सरमन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक है नॉरिस मिशन। नॉरिस मिशन 1698 में इन्होंने एक अलग कंपनी बनाई है। इस कंपनी का जो नाम था वो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट था। 1698 ईस्वी में बनी है और इन्होंने उस टाइम जो भारत का मुगल बादशाह था उसके दरबार में अपना एक राजदूत, एक मिशन भी भेजा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जॉन सरमन मिशन 1715 ईस्वी में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या भेजा था। देखिए जॉन सरमन मिशन 1715, कंपनी ने 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। कलकत्ता से इन्होंने कलकत्ता से एक दूत भेजा है मुगल दरबार में। ठीक है, जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकारों को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने और कलकत्ता के समीप के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति देने की याचना भी की थी। सिक्का ढालने, देखिए सिक्का ढालने का काम, और जो बंगाल के समीप के 38 गांव थे उन्हें भी खरीदने की अनुमति मिल गई। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, देखिए इस जो एक तरीके से मिशन था इसमें कौन कौन लोग आए थे, आपको नाम याद रखना है इसका। एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेहुर्द नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया था। ठीक है, हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखशेर की एक दर्दनाक बीमारी से इलाज किया था और फर्रुखशेर दोस्तों इससे प्रसन्न होकर एक और फरमान भी जारी कर देता अंग्रेजों के लिए। इसके परिणाम स्वरूप फर्रुखशेर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया और इन्हें एक फरमान जारी कर देता है और 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान देता है, जिसके अंतर्गत उन्हें क्या क्या दोस्तों चीज मिलती है ये भी देख लेते हैं बढ़िया करके। ठीक है भाई, अंग्रेजों को क्या होता है भाई, 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिलती है। 3000 रुपए चुकाइए और आप बंगाल में फ्री ट्रेड कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और 10,000 रुपए के बदले में
10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया जाता है। सूरत में 10,000 रुपये आपको चुकाने हैं और सूरत में आप जितने भी टैक्स लगते हैं सभी करों से मुक्त हो गए आप, और 3,000 रुपये आप चुकाइए और बंगाल में फ्री ट्रेड आप कीजिए। ठीक है, और ये जो काम होता है ये दोस्तों अंग्रेज अपने साथ में डॉक्टर भी लेकर आए थे, और भारतीय शासक का इलाज करने के बाद में खुश होने के बाद आपको ये अंग्रेजों को ये इनाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, फर्रुखसियर का। ठीक है, बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दी गई। देखिए अंग्रेज उस टाइम सिक्के डाल रहे थे बंबई में, और उन सिक्कों को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण मुगल राज्य में जितना मुगल शासन है आप उसमें चला सकते हैं उन सिक्कों को जो अंग्रेजों ने डाले हैं। बंबई में ढालने का काम अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने इस कंपनी का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र कहा, और अगर ऐसी चीज मिल जाए तो समझ लीजिए अंग्रेजों के लिए ये बहुत कारगर थी, बहुत मैग्ना कार्टा चार्टर एक्ट बहुत महान था ये। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में बिजनेस करने के उद्देश्य से आती है। अभी आने वाले समय में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया है। देखिए अगर मैं मुगल शासन की बात करूं दोस्तों, तो औरंगजेब के मरने के बाद में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब के बाद में दोस्तों जितने भी मुगल आते हैं वो सारे कमजोर होते हैं, किसी में भी इतना दम नहीं था जो मुगल शासन को संभाल सके। और दोस्तों जैसे मुगल शासन कमजोर पड़ता है, जो भी बाकी एक तरीके से दोस्तों सामंतवादी राज्य थे जो इनके कंट्रोल में थे, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, ये भी आजाद स्वतंत्र होने दोस्तों लगते हैं। मराठा, ये सब स्वतंत्र होने लगते हैं, और जैसे जैसे दोस्तों मुगल कमजोर होते हैं सभी अलग होने लगते हैं केंद्र से। और उसके बाद में दोस्तों अंग्रेज धीमे धीमे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो मेन पावर थी वो तो कमजोर हो गई है। उसके बाद में भारत में अंग्रेज यहाँ की राजनीति को सीखते हैं, और 2 युद्ध होते हैं दोस्तों, एक प्लासी का युद्ध 1757 और दूसरा दोस्तों होता है बक्सर का युद्ध। अब देखिए प्लासी के युद्ध से शुरुआत हो जाती है, अंग्रेज भारत में पूर्ण रूप से राजनीति में एंट्री मार देते हैं, और बक्सर का युद्ध होते ही, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में दोस्तों अंग्रेज भारत पर जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी दोस्तों वो अब राजनीति करने लगती है। और 1857 की क्रांति तक भारत में शासन जो संभालने का काम करती है दोस्तों वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। 1857 की क्रांति के बाद में दोस्तों 1858 का अधिनियम आता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है अभी, जिसमें देखिए जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाता है, और वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो आपने दोस्तों देखा कि भारत में एक ऐसी कंपनी जो शुरू में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, यहाँ के शासकों ने जो संरक्षण दिया, संरक्षण देने का एक कारण भी था क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता था और आयात निर्यात होता रहता था। और शुरू में किसी ने यह नहीं समझा था कि ये लोग आने वाले समय में इतना बड़ा खेल खेल जाएंगे। ठीक है, हालांकि इनकी जो शुरू की मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की थी। और देखिए अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो काफी समय तक ये लोग कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित नहीं करते हैं। और अगर जहां 1857 की क्रांति का जो मेन मोटिव था दोस्तों, जहां इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया था, वहां 1857 का विद्रोह सबसे ज्यादा होता है। 1857 के विद्रोह के बाद में दोस्तों ये डायरेक्ट कंट्रोल को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और ये हमेशा कठपुतली राजा को बनाते हैं और उसके सहारे कमाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है पूरी शासन व्यवस्था संभालना, और इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना। ठीक है, बाकी शासन व्यवस्था तो राजा संभालेगा, चाहे वो कुछ भी करे कैसी भी करे, हमें तो पैसा कमा के देगा। और अगर डायरेक्ट कंट्रोल करने लगेंगे तो आप पूरे शासन को संभालोगे, और जरूरी नहीं है कि आपको भारतीय लोग स्वीकार करें। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छी क्लास रही है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों औरंगजेब जॉन चाइल्ड को दंडित करने का काम भी करता है, और औरंगजेब के बाद में दोस्तों आते हैं बहादुर शाह।
ठीक है, 1707 से 1712, सिर्फ औरंगजेब के गिरने की देर थी। अब देखिए औरंगजेब ने ऐसा क्या किया कि इसके आने वाले जितने भी वंश थे वो सब खोखले हो गए। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो साजिश थी, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर व्यक्ति था, एक कट्टर शासक था। इसने अपने शासनकाल के जितने भी योग्य व्यक्ति थे उन सबको मरवा दिया था। इसने जो भी कामयाब व्यक्ति देखा, इसने सोचा कि इससे मुझे खतरा है, कल को आने वाले समय में ये मेरा गला ना काट दे या मेरी जगह ना ले ले। इसने अपने शासन के, अपने समय के सारे योग्य व्यक्तियों को मरवा दिया। और जब दोस्तों योग्य व्यक्तियों की कमी हो जाती है तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, फिर तो अयोग्य लोग आएंगे, चाहे वो इसके बेटे ही क्यों ना हो। योग्य व्यक्तियों को सबकी कमी हो जाती है और उसके बाद में जो मुगल वंश है वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, कुछ नहीं बचता है। अब अंग्रेज अपने आप को बनाने का काम दोस्तों यहां से करते हैं, क्योंकि शून्य कंडीशन हो जाएगी, उत्तर भारत की राजनीति खत्म, जो भारत में सामंत थे वो आपस में लड़ने लगेंगे और अंग्रेज आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे, कभी इसका साथ देंगे उससे लड़ाएंगे, उसका साथ देंगे उससे लड़ाएंगे। देखिए उसके बाद में दोस्तों, अगर दोस्तों मैं बात करूं तो कुछ ही शक्तियां बसती हैं, मराठा बसते हैं, सिख बसते हैं, उधर टीपू सुल्तान, हैदर अली ये बसते हैं, बंगाल का नवाब अवध, ये लोग बसते हैं। बाकी दोस्तों भारत के अंदर एक एक करके सब के सब हार जाते हैं और सब के सब दोस्तों आपसी दुश्मनी और आपसी कलह में ही हारे जाते हैं। अगर सब लोग मिलकर अंग्रेजों का सामना करते तो अंग्रेज हमारे देश को इतने लंबे समय तक दोस्तों ना लूटने का काम करते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।